Hello everyone, welcome back to the class and this is me Ankita Kabra. So in today's class we will start your new unit on also which is your last unit from your syllabus, that is green chemistry and nanochemistry. Okay, so आपने बहुत बार ये टर्म सुनी होगी green chemistry, right? तो what do you mean by green chemistry? मतलब it is nothing related with green color or something, बट व्हाट इज ग्रीन केमिस्ट्री हमने अभी दिवाली के पीरियड में भी सुना था ग्रीन कैकर्स, राइट? सो दिस ग्रीन टर्म जो है ना, दिस इज रिलेटेड विथ एनवायरमेंट. ओके, एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, राइट? इको फ्रेंडली जिसे हम बोलते हैं, वो चीज होनी चाहिए. केमिस्ट्री हमारी वैसी होनी चाहिए जिससे हम लेस हजार्डस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सके, राइट? पोल्यूशन कम हो सके, हेल्थ इम्पैक्ट्स ज्यादा ना हो, राइट? तो उस तरीके की केमिस्ट्री होनी चाहिए जो अभी हम प्रोसीड कर रहे हैं उस तरफ. ओके, नाउ वी आर लुकिंग मोर ऑप्शंस इन ग्रीन केमिस्ट्री than our regular chemistry. Okay, so इस यूनिट में हम यही पढ़ने वाले हैं व्हाट इज ग्रीन केमिस्ट्री, क्या प्रिंसिपल्स है ग्रीन केमिस्ट्री में, क्या क्या प्रोसीजर्स है, लाइक कौन से नए नए प्रिंसिपल्स आए हैं जिस तरीके से हम ग्रीन केमिस्ट्री को अप्रोच कर सके. Okay, so all these things we are going to study in this unit. So let's begin with the unit. Okay, now हम सबको पता है जो केमिस्ट्री है, like it is very very important in our life, in our day to day life basically, right? So they play a very important role in improving the quality of life, the way we live, right? There is a major role of chemistry in it. But जो केमिस्ट्री हम डे बाय डे लाइक जो जो नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, जो जो क्वालिटी हमको चाहिए लाइफ में, उसके लिए हम जो जो इन्वेंशंस कर रहे हैं, डिस्कवरीज कर रहे हैं, राइट? उसके वजह से हेल्थ पे और एनवायरमेंट पे बहुत इम्पैक्ट हो रहा है, राइट? दे आर अंडर थ्रेट, वी कैन सी दैट, राइट? So just to minimize those effect, just to minimize like वैसे ही 21st century में there are major problems, right? Like pollution हो गया, environment pollution is there, then human population is there, क्योंकि industrial revolution हो रहा है तो again that is the issue, right? So ऐसे बहुत सारे energy crisis है, ऐसे बहुत सारे major problems है. So we are seeing to it whether chemistry can help us to solve these major problems or not, right? Because we are involving chemistry in our day to day life, right? हर चीज के लिए हम chemistry को involve कर रहे हैं, नए नए inventions करे जा रहे हैं. तो ये चीजों को overcome करने के लिए, ये जो problems है उन्हें face करने के लिए, उन्हें overcome करने के लिए, we are seeing कि whether there is any path in the chemistry or not. So yeah, it is green chemistry. Okay, that's why we are adapting to the green chemistry. So to minimize the problem of pollution, देन एनर्जी क्राइसिस, देन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो भी हो रहा है उसके वजह से जो इम्पैक्ट्स हो रहे हैं उनको कम करने के लिए वी आर गोइंग टू ग्रीन केमिस्ट्री. ओके, नाउ व्हाट इज ग्रीन केमिस्ट्री? ये होता क्या है ग्रीन केमिस्ट्री? तो एज आई सेड कि इट इज इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए. सो इट इज अ अप्रोच. एक्चुअली ये क्या है, केमिस्ट्री में एक अप्रोच है जिससे what is the aim to go for green chemistry? दैट इज की टू मैक्सिमाइज इफिशियंसी. मतलब जो भी हम रिएक्शन कैड आउट कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस, जो भी सिंथेसिस हम कर रहे हैं, उसमें इफिशियंसी जो हो वो मैक्सिमाइज हो, ठीक है, वो बढ़ जाए, मैक्सिमम हो. लेकिन जो उसके इफेक्ट्स हो, जो हजार्डस इफेक्ट्स हो रहे, इम्पैक्ट हो रहे हैं हेल्थ पे, एनवायरमेंट पे, राइट, वो कम हो जाए. ओके, उसको मिनिमाइज करना है और इफिशियंसी को बढ़ाना है. दिस इज आवर एम. ओके, एंड दैट इज what we are going for green chemistry. Fine. So now what is the definition of green chemistry then? How will you define it? Now see, definition अगर एग्जाम में पूछी जाए ना, so प्लीज definition का एक फॉर्मेट होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही आपको definition लिखनी होती है. So I won't suggest just use your own words. कभी नहीं, जो बुक में definitions दिए हुई होती है वैसी ही definitions आपको लिखना होता है, ठीक है? आप definition में own words use नहीं कर सकते क्योंकि वो फॉर्मेट नहीं होता. फाइन, तो जो डेफिनेशन दिए है गो विद दैट ओनली. तो ग्रीन केमिस्ट्री इज द यूज ऑफ केमिस्ट्री फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन, राइट? किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं हम केमिस्ट्री का? पोल्यूशन प्रिवेंशन by environmentally conscious design of chemical products and processes that reduce or eliminate the use or the generation of hazardous substances. The first thing कि केमिस्ट्री का यूज करना किसके लिए? पोल्यूशन प्रिवेंशन के लिए.
कैसे? बाय एनवायरमेंटली कॉन्शियस डिजाइन, मतलब जो भी डिजाइन होगी हमारी केमिकल सिंथेसिस की, कि हम इस केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से कैरिड आउट करेंगे, वो एनवायरमेंटली फ्रीली होने चाहिए, फ्रेंडली होने चाहिए, राइट? वो एनवायरमेंट में इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए उस चीज का, ओके? तो उस तरीके से हमारे प्रोडक्ट डिजाइन होने चाहिए। और जो प्रोसेस है that reduce or eliminate the generation of hazardous substances, मतलब जो बाय प्रोडक्ट बनता है, जो वेस्ट बनता है, वो कम से कम होना चाहिए, उसको हमें एलिमिनेट करना है। इन शॉर्ट, कम से कम तो करना ही है, बट वी आर ट्राइंग कि हम उसे एलिमिनेट ही कर दे, कि कोई हजार्डस सब्सटेंस बने ही ना, ठीक है? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, एंड द ग्रीन केमिस्ट्री इज द टर्म विच इज कॉइन्ड बाय पॉल एनास्टस, ठीक है? तो ये भी याद रखना, इसको फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री भी बोला जाता है इनको। सो प्लीज ये भी चीज याद रखना कि ग्रीन केमिस्ट्री किस, ये टर्म किसने कॉइन की थी, कंसेप्ट किसका है, और डेफिनेशन क्या है, ठीक है? फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री किसे बोला जाता है? सो दिस इज सम बेसिक थिंग्स जो एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं, और डेफिनेशन तो फॉर श्योर आ ही जाती है एग्जाम्स में, ठीक है? तो डेफिनेशंस, इसमें कौन से कीवर्ड्स है? पोल्यूशन प्रिवेंशन इज द कीवर्ड, एनवायरमेंटली कॉन्शियस इज द प्री वर्ड, राइट? रिड्यूस, एलिमिनेट करना है हमको द यूज और जनरेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस, ओके? हम ट्राई करेंगे कि जो केमिकल सिंथेसिस हम करने वाले हैं उसमें हम हजार्डस सब्सटेंस का यूज भी ना करें, ठीक है? वी आर लुकिंग फॉर द अल्टरनेटिव्स, ठीक है? कि हम उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढ ले जो थोड़े सेफर सॉल्वेंट्स हो, राइट? थोड़े सेफर सब्सटेंसेस हो, ओके? जो सेफर रिएक्टेंट्स हो, क्योंकि हजार्डस अगर यूज करेंगे तो इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे होगा, राइट? तो इसीलिए ये सारी चीजें हमें पढ़नी है इन ग्रीन केमिस्ट्री, ओके? Now, before going to green chemistry, what are the principles of green chemistry? What is sustainable development, right? So, sustainable development is the development which is we are doing to meet the needs of the present. मतलब हमारी जो आज की needs है उसे हमें फुलफिल करना है, राइट? सो उसके लिए हम डेवलपमेंट करे जा रहे हैं, दैट डेवलपमेंट, बट अब उसके लिए डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी आज की डेवलपमेंट, हम जो रिसोर्सेस यूज करके वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट की वजह से वो रिसोर्सेस खत्म ना हो जाए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को कुछ भी ना बचे, राइट? अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमको रिसोर्सेस चाहिए विच वी आर यूजिंग फ्रॉम द नेचर, राइट? तो अभी हमको वो नेचर से जो रिसोर्सेस हम यूज कर रहे हैं वो थोड़े संभल के यूज करना चाहिए, राइट? क्योंकि हम आज ही सारे रिसोर्सेस यूज कर लेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन को तो कुछ बचेगा ही नहीं ना, राइट? सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट, ओके? आज की जरूरत तो हमें पूरी करनी है, लेकिन without compromising the ability of the future generation to meet their own needs, ओके? फ्यूचर जनरेशन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि उन्हें वो अपनी नीड कैसे मीट करे, क्योंकि रिसोर्सेस तो हमने सारे खत्म कर दिए, राइट? तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम आज की नीड तो पूरी करें, लेकिन वी शुड कीप इन माइंड कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी वो रिसोर्सेस मिले टू मीट देयर ओन नीड्स, ओके? तो उसमें उनको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। सो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग इसके तरफ बहुत कंसर्न हो चुके हैं, इवन आवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग हार्ड फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट? ये बहुत सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो अभी हम यूज कर रहे हैं, राइट? बट दे टेक नियर अबाउट ईयर्स फॉर देयर प्रोडक्शन अगेन, राइट? तो फ्यूचर जनरेशन कहाँ से लाएगी वो रिसोर्सेज, राइट? तो हमें इसीलिए अभी थोड़ा संभल के यूज करना चाहिए, फाइन? So green chemistry is an play important role in sustainable development. We will see how it will play the role. But अभी जो sustainable development हम कर रहे हैं इससे क्या क्या होगा, right? We can reduce the impact of energy crisis. एनर्जी क्राइसिस के जो इम्पैक्ट है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, पोल्यूशन कम कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस हम सेव कर सकते हैं, राइट? तो ग्रीन केमिस्ट्री ये सारी चीजों में हेल्प कर रही है, आपको पोल्यूशन कम करने में हेल्प करेगी, नेचुरल रिसोर्सेस सेव करने में हेल्प करेगी, एनर्जी क्राइसिस कम करने में हेल्प करेगी बाय इट्स 12 प्रिंसिपल्स। नाउ व्हाट आर दिस 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, राइट? सो द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल इज वेस्ट प्रिवेंशन। वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इज वेस्ट प्रिवेंशन, मतलब हमें कम से कम वेस्ट जनरेट करना है, हमें वेस्ट जनरेट ही नहीं होने देना है, इन शॉर्ट, ओके? और होता भी है तो वो बहुत कम होना चाहिए, फाइन?
एटम इकोनॉमी, सेकेंड प्रिंसिपल इज एटम इकोनॉमी, मतलब जितना रिएक्टेंट हम यूज कर रहे हैं उतना ही प्रोडक्ट हमको मिले, ठीक है। मतलब जितना परसेंट ऑफ रिएक्टेंट आपने यूज किया, कंसिडर आपने 100% ऑफ रिएक्टेंट यूज किया और उसमें से जो प्रोडक्ट में है दैट इज ओनली 50% ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। वो रिएक्टेंट का सिर्फ 50% मिला है आपको प्रोडक्ट में, तो 50% तो वेस्ट हो गया ना, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। एटम इकोनॉमी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड प्रिंसिपल इज लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस, मतलब जो केमिकल सिंथेसिस हम करने वाले हैं, जिस प्रोसीजर जिस पाथ से हम जाएंगे टू प्रिपेयर अ प्रोडक्ट, वो कम हजार्डस होना चाहिए, ठीक है। डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स, जो केमिकल्स हम यूज करेंगे वो थोड़े सेफ होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनकी लाइफ रिस्क पे होती है, ठीक है। तो उसके लिए वी आर यूजिंग सेफर केमिकल्स। फिफ्थ इज सेफर सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरीज, जो सॉल्वेंट्स हम यूज कर रहे हैं हम ट्राई करेंगे कि वो थोड़े सेफ सॉल्वेंट्स हो, ठीक है। सिक्स प्रिंसिपल इज डिजाइन फॉर एनर्जी इफिशियंसी, मतलब जो रिएक्शंस हम कैरिड आउट करते हैं, जो सिंथेसिस हम कैरिड आउट करते हैं, उस टाइम पे जो एनर्जी लगती है ना फॉर दैट सिंथेसिस, उसको एनर्जी इफिशिएंट बनाना है, मतलब ज्यादा एनर्जी भी ना लगे और हमारी रिएक्शंस भी कंप्लीट हो जाए, हमारे सिंथेसिस भी कंप्लीट हो जाए, राइट। सेवेंथ प्रिंसिपल इज यूज ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स, समझ ही गया होगा, राइट। रिन्यूएबल चीजें हमें यूज करनी है। एट्थ प्रिंसिपल इज रिड्यूस डेरिवेटिव्स। नाइन्थ प्रिंसिपल इज यूज ऑफ कैटालिसिस, कैटालिस्ट यूज करके हमें रिएक्शन कैरिड आउट करनी होगी, राइट। टेंथ प्रिंसिपल इज डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन। 11th principle is real time pollution prevention, and 12th and last principle is safer chemistry for accident prevention, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक से प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री में, जो यूज करके वी कैन अचीव आवर गोल्स, राइट, वी कैन अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वी कैन रिड्यूस पोल्यूशन, हेल्थ इम्पैक्ट, ओके, जो भी हो रहे हैं, वी कैन रिड्यूस energy crisis, we can save our natural resources, all these things can be done by these 12 principles of green chemistry, okay। इसीलिए इस तरफ ना आजकल थोड़ा ज्यादा अप्रोच है, okay। So now we will discuss each of the principle one by one, fine। So the very first principle says that prevention of waste और बाय प्रोडक्ट्स, मतलब जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो वेस्ट हमारा बन रहा है ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोडक्ट, वो कम से कम बने, ठीक है। टू डेवलप जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल का जो एम है ना, दैट इज जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब वेस्ट जनरेट ही ना हो, एलिमिनेट कर दे, हम रिड्यूस कर दे जो बाय प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं, राइट। सो to give the priority for the prevention of waste rather than cleaning up and treating the waste after it has been created. आपने एक आइटम सुना होगा, that is prevention is better than cure, right? मतलब वेस्ट बाद में जनरेट होगा, इससे पहले हम ऐसा कुछ डिजाइन कर ले जिससे हम पहले ही वेस्ट को प्रिवेंट कर ले, राइट, रादर देन क्लीनिंग अप दैट वेस्ट विच इज जनरेटेड एट द लास्ट, राइट। तो इससे बेटर है कि हम वेस्ट को जनरेट ही ना होने दें, या फिर कम से कम वेस्ट जनरेट करें, राइट। तो दैट इज जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी। इट एम्स टू यूज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ वन सिस्टम एज द रॉ मटेरियल फॉर द अदर सिस्टम, मतलब अगर एक प्रोसेस आप कर रहे हो और उस प्रोसेस में कोई आपका बाय प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो बाय प्रोडक्ट आप दूसरे प्रोसेस का एज अ रॉ मटेरियल यूज कर सको, ठीक है। तो क्या होगा, इस प्रोसेस में जो फर्स्ट प्रोसेस में जो आपका बाय प्रोडक्ट बना है, वो बाय प्रोडक्ट दूसरे प्रोसेस का रॉ मटेरियल है, राइट। तो वेस्ट तो जनरेट ही नहीं हुआ ना, और जो हुआ था इस प्रोसेस में वो हमने फिर से रीयूज कर लिया, राइट। तो ये चीज, दिस इज द एम ऑफ दिस प्रिंसिपल, कि किस तरीके से आप वेस्ट को प्रिवेंट कर सकते हो, बाय प्रोडक्ट को प्रिवेंट कर सकते हो, राइट। कैसे होगा ये एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लाइक बॉटम ऐश जो होता है थर्मल पावर स्टेशन में, जो जनरेट होता है एट द लास्ट, राइट, वो रॉ मटेरियल करके हम यूज कर सकते हैं इन सीमेंट एंड ब्रिक इंडस्ट्री। तो देखो यहाँ पे कोई जनरेट हुआ, थर्मल पावर स्टेशन में कोई वेस्ट जनरेट हुआ था कौन सा, बॉटम ऐश, लेकिन वही ऐश हमने कहा यूज कर लिया, सीमेंट और ब्रिक इंडस्ट्री में, राइट। तो ये हमारे लिए तो रॉ मटेरियल का काम कर गया ना, ये वेस्ट नहीं हुआ फिर, अंडरस्टूड। सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन सी, लाइक बहुत सारे मशीन हम काम करते हैं तो वो हीट अप हो जाते हैं, राइट, तो हमें उसको
कूल करने के लिए कूलेंट ऐड करना पड़ता है, राइट? तो वो कूलेंट कौन सा हो सकता है? लाइक हम मशीनरी पार्ट्स जो वॉश आउट करते हैं, तो उससे जो इन्फ्लुएंट होता है, जो द इफ्लुएंट कमिंग आउट फ्रॉम द क्लींजिंग ऑफ मशीनरी पार्ट, राइट, दैट कैन बी यूज्ड एज अ कूलेंट इन द थर्मल पावर स्टेशन. So this is again a very good example of prevention of waste of byproduct. मतलब जो इन्फ्लुएंट हमने यूज किया था, जो इन्फ्लुएंट हमको मिला था बाय क्लींजिंग द मशीनरी पार्ट्स, वो तो वेस्ट ही हुआ ना, वो पानी तो कोई यूज ही नहीं करेगा, राइट? सो दैट water we are using as a coolant in thermal power station. So this is very good example of prevention of waste or zero waste technology, right? So this is the first prevention, this is the first principle. सेकेंड प्रिंसिपल सेज दैट एटम इकोनॉमी, मतलब एटम इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए, राइट? सो तभी वो हमारे लिए काम करेगी. तो अभी एटम इकोनॉमी क्या होता है? एटम इकोनॉमी इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एटम्स फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल्स दैट आर प्रेजेंट इन द यूजफुल प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द केमिकल प्रोसेस. मतलब जो रिएक्टेंट आप यूज कर रहे हो उसमें कितने अमाउंट ऑफ एटम्स आपने यूज किए है और उसमें से कितने अमाउंट ऑफ एटम्स आपको एंड प्रोडक्ट में मिले, दैट इज योर एटम इकोनॉमी. ठीक है? अभी गुड एटम इकोनॉमी हम किसे बोलेंगे? जितना ज्यादा रिएक्टेंट का पार्ट आपका डिजायर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी गुड एटम इकोनॉमी, राइट? मतलब इन शॉर्ट हम उसको और अलग वर्ड्स में ऐसा भी बोल सकते हैं कि कम से कम वेस्ट जनरेट हो रहा है, राइट? बाय प्रोडक्ट कम से कम जनरेट हो रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट का पार्ट किस में कन्वर्ट हुआ? इन आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट, राइट? तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? परसेंट एटम इकोनॉमी इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला which says formula weight of desired product divided by sum of formula weight of all the reactants used in the reaction. मतलब जो आपका डिजायर प्रोडक्ट है उसका मास, फॉर्मूला वेट इज मास, राइट, डिवाइडेड बाय जितने भी रिएक्टेंट आपने यूज किए हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट, उसका वेट, उसका सम, राइट? एंड क्योंकि हम परसेंट इकोनॉमी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है? हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. सो एग्जाम्पल में ये है कन्वर्जन ऑफ ब्यूटेन 1 ऑल टू 1 ब्रोमो ब्यूटेन. तो प्रोडक्ट कौन सा बनाना है? 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है. किससे बनाना है? ब्यूटेनॉल से बनाना है, राइट? सो ये देखो, इस कन्वर्जन के लिए रिएक्टेंट साइड में क्या क्या है? ब्यूटेनॉल, NaBr एंड H2SO4, राइट? हमारा डिजायर प्रोडक्ट इज ब्रोमोब्यूटेन जो हमको यहाँ पे मिला है, एंड दिस टू सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड वाटर, दिस आर बाय प्रोडक्ट. ये हमारे डिजायर प्रोडक्ट नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट है, इसलिए हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे. ठीक है? तो फॉर्मूला में क्या बोला था? मास ऑफ डिजायर प्रोडक्ट. डिजायर प्रोडक्ट इज ब्रोमोब्यूटेन. सो ये देखो, 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन 1 ब्रोमो एटम्स, तो इसका मास होता है 137 यूनिट. एंड डिनोमिनेटर में क्या था? मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स यूज इन द रिएक्शन, राइट? तो कौन से यूज किया हमने? ब्यूटेनॉल, NaBr एंड H2SO4. तो इन सब का होता है 275 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना मिल रहा है हमको? 49.81%. दिस इज द एटम इकोनॉमी. मतलब हमको सिर्फ 50% ही प्रोडक्ट मिला है, बाकी 50% तो वेस्ट हो गया ना. जितना रिएक्टेंट हमने यूज किया था उसका सिर्फ 50% हमें प्रोडक्ट में मिला है, डिजायर प्रोडक्ट में. द रिमेनिंग 50% इज जस्ट अ वेस्ट बाय प्रोडक्ट, राइट? तो ये चीज हमें इंप्रूव करनी है, इसीलिए हम एटम इकोनॉमी कैलकुलेट करते हैं कि देखिए कि कितना हमें मिलेगा, हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए, राइट? गुड एटम इकोनॉमी मतलब जितना ज्यादा रिएक्टेंट आपका डिजायर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतनी ज्यादा एटम इकोनॉमी अच्छी होगी. ठीक है? जितना कम वेस्ट बनेगा इट विल बी गुड एटम इकोनॉमी. फाइन. तो आई होप एटम इकोनॉमी आपको समझ में आ गया, ये प्रिंसिपल क्लियर हो गया सबको. ठीक है? फॉर्मूला याद कर लेना. थर्ड प्रिंसिपल सेज दैट लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस. अभी इसमें क्या है? डिजाइन केमिकल रिएक्शन एंड सिंथेसिस रूट शुड बी सेफ एज पॉसिबल. ओके, मतलब इतना सेफ होना चाहिए कि जो भी है, मतलब जो भी हजार्डस वेस्ट हम जो भी प्रोसेस में प्रोड्यूस होने वाला है उसको कम कर सके. ठीक है? केमिकल सिंथेसिस का जो प्रोसेस है, लाइक
कि हमें किस तरीके से रिएक्शन को कैरी आउट करना है, किस तरीके से हमें प्रोडक्ट बनाना है, देयर आर नंबर ऑफ वेज ना, राइट? तो वो प्रोसेस बहुत सेफ होनी चाहिए, ओके, सो दैट कि जो हजार्डस वेस्ट लास्ट में बनने वाला है उसे हम अवॉइड कर सके। फाइन। तो एक बहुत ही अच्छा ये था डीडीटी, आपने सुना होगा, राइट? इट इज यूज एज इंसेक्टिसाइड, बहुत पहले बहुत वाइडली यूज करते थे इसको फॉर कंट्रोलिंग द डिसीजेस लाइक मलेरिया, टाइफॉइड, राइट? तो बट बाद में पता चला कि दिस हैज वेरी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन लिविंग बीइंग्स एज वेल एज ऑन एनवायरनमेंट, ओके। तो अभी क्या हो गया ना, अभी इस डीडीटी को रिप्लेस कर दिया है बाय बेंजीन हेक्साक्लोराइड, right? Now this is used as insecticide, BHC. Now ये BHC क्यों यूज किया? because this has very less effect, or we can say no effect on the environment or living beings, right? DDT, no doubt it has very ग्रेट इम्पैक्ट ऑन यू आर कंट्रोलिंग डिसीजेस लाइक मलेरिया हो गया, टाइफॉइड हो गया, इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा था, बट बिकॉज उसके इफेक्ट्स हजार्डस इफेक्ट से, इसीलिए उसे बैन कर दिया गया और अभी डीडीटी यूज नहीं होता है। उसका रिप्लेस हमने कुछ सेफर केमिकल से किया विच इज लेस हजार्डस, दैट इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ओके। सो यही प्रिंसिपल है लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस। ऐसे केमिकल रिएक्शन, ऐसे सिंथेसिस रूट्स हम डिजाइन करें जो सेफ हो, ओके, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट कम बने, हजार्डस कम हो, राइट? सो दिस इज योर थर्ड प्रिंसिपल। फोर्थ प्रिंसिपल इज डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स। नाउ अभी जो प्रोडक्ट बनने वाला है, राइट, मतलब जो रिएक्टेंट हमने लिया उससे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट शुड बी लेस टॉक्सिक, राइट? और जो रॉ मटेरियल, जो रिएक्टेंट हम यूज कर रहे हैं वो भी कम टॉक्सिक होने चाहिए, राइट? बिकॉज क्या होता है ना, बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, राइट, फैक्ट्रीज में, तो अगर हम ऐसे केमिकल्स यूज करेंगे जो टॉक्सिक हो तो उनके हेल्थ रिस्क पे है, राइट? देयर लाइफ इज ऑल एट रिस्क ओनली, बट फिर भी ऐसे हमें मटेरियल्स यूज करने चाहिए जो कम टॉक्सिक हो, दैट इज कॉल्ड एज डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स। ऐसे केमिकल्स हमें डिजाइन करने हैं जिसका हेल्थ इम्पैक्ट बहुत ही कम हो, जो हमारे हेल्थ के लिए नॉन टॉक्सिक हो, right? So to develop the products that are less toxic or which require less toxic raw materials, right? Now अभी पॉलीमर इंडस्ट्री में एडिपिक एसिड बहुत यूज होता है, राइट? हमने देखा था जब हमने पॉलीमर पढ़ा था, तो एडिपिक एसिड बहुत यूज होता है पॉलीमर इंडस्ट्री। तो अभी एडिपिक एसिड जिससे बनता है ना, दैट सब्सटेंस इज कार्सिनोजेनिक, दैट इज बेंजीन। एडिपिक एसिड का स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो बेंजीन है, और बेंजीन क्या है? बेंजीन कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक होने के साथ साथ इट इज वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल्सो, ओके। तो ये क्या करता है? ये एयर को भी पोल्यूट करता है, मतलब हेल्थ इम्पैक्ट तो है ही, एनवायरमेंट पे भी इफेक्ट कर रहा है, उसके लिए भी हजार्ड है, राइट? तो इसके लिए हमने क्या सोचा कि हम बेंजीन से एडिपिक एसिड नहीं बनाएंगे, ठीक है? इसके लिए सिर्फ प्रोसेस क्या थी? दैट इज कि वी प्रिपेयर एडिपिक एसिड एंजाइमेटिकली, मतलब एंजाइम्स के रिएक्शन से हम एडिपिक एसिड को प्रोड्यूस करें, राइट, फ्रॉम ग्लूकोज। सो ये प्रोसेस, दिस ग्रीन टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड बाय ड्रातन फोस्ट। तो दिस इज योर फोर्थ प्रिंसिपल, डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स। आई होप समझ में आ गया आपको प्रिंसिपल, कि इस प्रिंसिपल में हमने किया क्या है, क्या करना चाहिए हम लोगों को, राइट? फिफ्थ प्रिंसिपल इज यूज सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज, राइट? अभी हर रिएक्शन में वी हैव टू यूज द सॉल्वेंट्स, राइट? लाइक हम हेलोजनेटेड सॉल्वेंट यूज करते हैं, हेलोजनेटेड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हम यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म हो गया, डाइक्लोरोमीथेन हो गया, राइट? सो इसके वजह हम थोड़े सेफर सॉल्वेंट्स यूज करने चाहिए हमें, जिसे हम बोलते हैं ग्रीन सॉल्वेंट्स, जिसके एनवायरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होते, ठीक है? तो इसका रीजन क्या है? मिनिमाइज द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट्स and auxiliary substances as they make up large percentage of total waste created। मतलब जो आपका वेस्ट क्रिएट हो रहा है ना, उसका लार्ज परसेंटेज तो इन सॉल्वेंट की वजह से ही होता है, ठीक है? तो इसीलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि हम थोड़े सेफ सॉल्वेंट, जिसे हम बोलते हैं ग्रीन सॉल्वेंट, उस पे शिफ्ट हो जाए। लाइक वाटर इज अ वेरी सेफ सॉल्वेंट, ग्रीन सॉल्वेंट है, राइट? सुपर क्रिटिकल CO2 इज अ गुड वन, तो ये हम यूज कर सकते हैं एट द प्लेस ऑफ वोलाटाइल हैलोजिनेटेड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, राइट? लाइक डाइक्लोरोमिथेल, जैसा मैंने आपको बोला, दैट इज हजार्डस वन, राइट? तो
why we are using Cepho solvents, Cepho auxiliaries? Because use of this toxic solvents जो है, that affect millions of workers working in the industries, right? And as well as environment पे इफेक्ट तो होने ही वाला है, कंज्यूमर जो उसको कंज्यूम करने वाले हैं उन पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट हो जाएगा, राइट? तो ये सारे इफेक्ट्स रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए वी आर चूजिंग सेफर सॉल्वेंट. अभी कौन से सेफर सॉल्वेंट है वो तो आपको पता ही चल गया, राइट? एंड व्हाई वी आर यूजिंग? बिकॉज जो वेस्ट क्रिएटेड हो रहा है, लास्ट में जो क्रिएट होने वाला है उसको कम करने के लिए, क्योंकि जो हमने बोला ना, अभी हमने एटम इकोनॉमी में एग्जांपल देखा, राइट? 50% ऑफ वेस्ट इज क्रिएटेड. दैट 50% ऑफ वेस्ट, उसमें मोस्ट ऑफ तो सॉल्वेंट की वजह से ही होगा, राइट? तो अगर हम वो ग्रीन सॉल्वेंट यूज करेंगे तो वेस्ट भी कम बनेगा. अंडरस्टूड? सो दिस प्रिंसिपल्स आर इंटर रिलेटेड. ऐसा कोई ये नहीं है कि ये करेंगे तो यही होगा. दिस आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, राइट? इन सबको अप्लाई करने के बाद ही हम अच्छी ग्रीन केमिस्ट्री के तरफ अप्रोच कर सकते हैं. ओके, योर सिक्स्थ प्रिंसिपल इज डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी. अभी केमिकल सिंथेसिस शुड बी डिजाइन टू मिनिमाइज द यूज ऑफ एनर्जी. अभी हम सबको पता है, जब हम केमिकल सिंथेसिस करते हैं, रिएक्शन कैड आउट करते हैं, जिस रूट से जाते हैं हमें एनर्जी चाहिए होती है, राइट? वी नीड टेम्परेचर, वी नीड प्रेशर टू कैड आउट द रिएक्शन, क्योंकि एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है जो क्रॉस करने के बाद ही आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. ओके, अगर हम उस थ्रेशोल्ड एनर्जी को मिनिमाइज करते हैं तो हम रिएक्शन को रूम टेम्परेचर, प्रेशर पे भी कैड आउट कर सकते हैं. वी डोंट नीड एनी एडिशनल एनर्जी, right? So it is better to minimize the energy by carrying out the reaction at room temperature and pressure, right? और ये कैसे अचीव कर सकते हैं हम लोग? by using catalyst. अगर हम प्रॉपर कैटलिस्ट यूज करेंगे तो हमें एनर्जी भी कम लगेगी, राइट? तो एनर्जी इफिशियंट हो जाएगी रिएक्शन. ओके, बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज करते हैं टू कैरी आउट द रिएक्शन, ओके, टू मेक इट एनर्जी इफिशियंट. रिन्यूएबल मटेरियल यूज करके हम लोग ये चीजें कर सकते हैं. और देर आर ऑल्सो अदर वेज ऑल्सो टू मेक योर डिजाइन और सिंथेसिस एनर्जी एफिशिएंट. दैट इज, अगर हम रिफ्लक्स करते हैं तो एनर्जी कम लगेगी हमको, राइट? देन हम माइक्रोवेव हीटिंग करते हैं तो एनर्जी कम लगेगी. टेक्नोलॉजी, हीटिंग सिस्टम जो आजकल नई नई इन्वेंट हुई है वो यूज करते हैं तो हमें कम एनर्जी लगेगी. सो ऑल दिस आर वेज विच वी हैव टू यूज टू एनर्जी इफिशिएंट, फॉर द एनर्जी इफिशिएंट ऑफ रिएक्शन, ओके, सिंथेसिस. तो इस तरीके की डिजाइन हमको करनी चाहिए, इस तरीके के सिंथेसिस हमको देखने चाहिए जिसमें हम ये सारी चीजें अप्लाई करें और हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, इल्ड भी बहुत अच्छी हो, कम हजार्ड हो, प्रिवेंट कर सके हम वेस्ट को. ऑल दिस थिंग शुड बी देयर. ओके, सो दिस आर द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. इसके आगे के प्रिंसिपल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो टिल देन, keep learning, keep practicing. Okay, thank you.